50%। देखिए, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। साल 2025 में इसी एक नंबर ने दुनिया की सबसे अहम ट्रेड पार्टनरशिप्स में से एक को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? रिश्ते इतनी जल्दी, इतने खराब कैसे हो गए? और कैसे भारत से आने वाले सामान पर 50% की एक भारी भरकम टैरिफ की दीवार खड़ी हो गई? चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो इस हिस्से में हम उसी दौर और उन पॉलिसीज को देखेंगे जिनकी वजह से 2025 का ये बड़ा ट्रेड संकट पैदा हुआ था। तो ये 50% की दीवार खड़ी कैसे हुई? इसके दो हिस्से थे। पहला, अमेरिका ने मिरर टैरिफ पॉलिसी अपनाई। मतलब भारत अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाता था, ठीक उतना ही यानी 25% अमेरिका ने भी भारतीय सामान पर लगा दिया। और दूसरा, जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उसके जवाब में 25% का एक और जुर्माना जोड़ दिया गया। बस इन दोनों को मिलाकर बन गया ये 50% का कंपाउंडेड टैरिफ। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 2025 की शुरुआत में 25% टैरिफ लगा। साल के बीच तक आते आते ये 50% हो गया और अगस्त तक तो दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में थे। साल खत्म होते होते हालत ये हो गई कि भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 2 फरवरी 2026 को एक ऐसी डील हुई जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसा समझौता हुआ जिसे ग्रैंड बार्गेन का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं कि ये नाटकीय मोड़ आखिर आया कैसे। इस डील का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? वो 50% वाली दीवार गिरा दी गई और उसकी जगह एक नई दर लागू की गई, सिर्फ 18%। और मजे की बात ये थी कि ये जो 18% की दर थी, वो हमारे जो क्षेत्रीय कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे वियतनाम और बांग्लादेश, उनके 20% टैरिफ से भी कम थी। तो बदले में भारत ने क्या दिया? भारत ने अगले 5 सालों में $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया, खासतौर पर एनर्जी, डिफेंस और हाईटेक सेक्टर्स में। देखिए, यह सौदा सिर्फ टैरिफ्स घटाने बढ़ाने का नहीं था। असल में यह भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट कम करके अमेरिका से शेल ऑयल खरीदने पर सहमति जताई। इसी को एनर्जी पिवोट कहा गया, जो इस पूरी डील की नींव थी। चलिए अब जरा सौदे की बारीकियों में चलते हैं। देखते हैं कि असली विजेता कौन थे और किन सेक्टर्स को बड़ी सावधानी से इस डील के दायरे से बाहर रखा गया। तो इस डील में दो अलग अलग बातें हुई। एक तरफ थे वो सेक्टर्स जिन्हें पूरी छूट मिली, जैसे फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी, जिन्हें अमेरिकी बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया। और दूसरी तरफ थे वो जिन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया, जैसे खेती किसानी से जुड़े प्रोडक्ट्स, ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। इससे सूरत के डायमंड हब्स के लिए तो समझिए लॉटरी लग गई और भारत की जेनेरिक फार्मा इंडस्ट्री को फिर से दुनिया की फार्मेसी का रुतबा मिल गया। वहीं डेयरी और दूसरे जरूरी कृषि उत्पादों पर ड्यूटीज कम नहीं की गईं, ताकि देश के करीब 15 करोड़ किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। अब यह समझना जरूरी है कि ये डील सिर्फ पैसों या व्यापार के बारे में नहीं थी। असल में यह एक बहुत बड़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजिक गेम का हिस्सा थी। इस पूरी डील के पीछे अमेरिका का एक बड़ा मकसद था, और वो था चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी को मजबूत करना। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका चाहता था कि दुनिया की बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर ना रहें, बल्कि भारत जैसे भरोसेमंद देशों को भी अपना बेस बनाएं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। जो लोग इस सौदे के खिलाफ थे, उनका तर्क था कि इससे भारत की आज़ाद विदेश नीति पर असर पड़ेगा। उनका मानना था कि अगर अमेरिका ये तय करने लगे कि भारत किससे तेल खरीदेगा, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए ठीक नहीं है। टैरिफ तो कम हो गए, लेकिन छोटे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक और चुनौती अभी भी बाकी है। उन्हें अब अमेरिकी बाजार के कड़े क्वालिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा। इन्हें ही नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं। इस डील की एम्बिशन कितनी बड़ी थी, वो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। जहां फाइनेंशियल ईयर 25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $132 बिलियन का था, वहीं 2030 तक इसे हर साल $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इसे ही मिशन 500 कहा गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, यह समझौता उस वक्त की जरूरत थी, एक प्रैक्टिकल कदम था जिसने एक बड़े संकट को टाल दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये एक स्थायी दोस्ती की शुरुआत है, या सिर्फ वक्त की जरूरत के हिसाब से किया गया एक समझौता? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।